हाँ जी, चलो भाई ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो ठीक है, चलो ठीक है, जय हिंद सभी को। कल वाला क्वेश्चन कराइए, करा रहा हूँ मैं, कल वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे भाई, कल वाला क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, सुनते चलो मेरी बात को, बस करवा रहा हूँ। चलिए, हेलो हेलो, ठीक है। तो बच्चों कल वाला क्वेश्चन हमें करना है। अच्छा, क्या क्वेश्चन था यार, मैं तो भूल भी गया, क्या क्या क्वेश्चन था। चलो ठीक है, क्लास के लास्ट में देखते हैं, जो कल वाला क्वेश्चन था उसको एक बार देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन, तो मैं देख के बताता हूँ आपको कि क्या क्वेश्चन है। मेरे को याद नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा हिंट दे दोगे कि किस तरह का क्वेश्चन था, क्या पूछा था मैंने, तो मुझे याद आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। चलो ठीक है। तो टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कह के चलते हैं, ग्रेविटेशन कहकर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बेसिकली टॉपिक है। आइए ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण आसान सा चैप्टर है और आपके पेपर में 100% सवाल आने वाला चैप्टर है। आप ये समझ लो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पेपर में कम से कम 1 और 2 तक, 3 से 3 तक सवाल बन सकते हैं आपके पेपर में। बॉडी ऑफ मास m, अच्छा टकराने वाला mu²/4f²। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, चिंता मत करो, करा रहा हूँ। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, मैं करा दूंगा अभी क्लास के एंड में, क्वेश्चन डिस्कस करके जाऊंगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पहले हम 8:15 तक पढ़ लेते हैं, फिर 8:15 मतलब 8:20 तक पढ़ लेते हैं, 8:20 के बाद वाला जो सेशन है, सॉरी 9:20 होना है, 9:20 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद वाला। बच्चों गुरुत्वाकर्षण में पहली बात आती है कि ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, मतलब ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या। ग्रेविटेशन, ठीक है जी भैया, थैंक यू। चलो अब बस कमेंट मत पढ़ो, कमेंट मत करो, बिल्कुल पढ़ते रहो, बस हैंडसम लग रहे हो, चलो ठीक है। सुधाकर बहुत चीजें बोलने लगे। चलो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज, कहने का मतलब ये हुआ कि दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कोई भी दो बॉडीज इस दुनिया में हो, अगर उन दोनों के बीच में कुछ आकर्षण बल है यानी अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसको हम लोग क्या कह के चलते हैं, उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ग्रेविटेशन बहुत सिंपल सी बात होती है। गुरुत्वाकर्षण की बात लेकर चलो तो यानी दो चीजों के बीच में लगने वाला फोर्स, सिंपल सी बात। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी बेटा प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं बचा कि दो चीजें कभी भी एक दूसरे को रिपेल कर पाए ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कभी रिपल्शन हो ही नहीं सकता। हमेशा हमेशा दो चीजें हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, यानी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। यह हमेशा हमेशा क्या होगा, आकर्षण बल होगा। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यह हमेशा आकर्षण बल होगा। दूसरी बात, हमेशा क्या होगा, आकर्षण बल होगा। बात समझ आ रही, क्या होगा, हमेशा आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल है। तीसरी बात की बात करते हैं, और क्या चीज बनती है जो इसमें होता है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा थ्योरी में क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा फोर्स है, कैसा बल है, तो इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा बल होता है, यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी बलों के बारे में कई बार बताया जा चुका है, यह एक संरक्षी बल है। यानी क्या है, संरक्षी बल है। क्या है, संरक्षी बल है। बोलो कोई दिक्कत। हाँ जी, सबका कमेंट जा रहा है, बस मैं कमेंट अभी पढ़ने की कोशिश कम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट्स कम से कम करके आप बस पढ़ते चलो, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है ना, इसलिए। तो यह एक संरक्षी बल है, तो हम क्या बात लेकर चलें, ये क्या है बेटा, एक संरक्षी बल है, ठीक है। यह एक संरक्षी बल है। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये आपके पेपर में एनडीए में ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, यानी इस ब्रह्मांड का सबसे निर्बल बल है, सबसे निर्बल बल है। तो सबसे कमजोर जो फोर्स होता है इस ब्रह्मांड में, उसका नाम है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई बात नहीं सावन चौधरी, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो सबसे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। इससे कमजोर बल इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बना ही नहीं है, ये समझ लीजिए, सबसे कमजोर बल है। तीसरी बात, और क्या चीज है इसके अंदर बने, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जरूरी नहीं है कि दो चीजें संपर्क में होंगी तभी उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। पृथ्वी और सूरज इतने दूर होने के बावजूद भी उनके बीच में जो फोर्स है उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल है। तो ग्रेविटेशन में जरूरी नहीं है कि दो चीजें कांटेक्ट में हो, दो चीजें अगर दूर दूर होंगी तो उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो सिंपल से शब्दों में समझो, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल है। साथ साथ नोट्स बनाते चलना बेटा, मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, कोई भी चीज़ के लिए बैकलॉग मत छोड़ना कि भैया घर पे नोट्स बनाएंगे, आपको इतना समय नहीं मिलने वाला एग्जामिनेशन के उस टाइम पर जा रहे हो। जब आप साथ में नोट्स नहीं बनाओगे तो अपना टाइम खराब करोगे, अलग से टाइम। भाई जब पढ़ रहे हो, जब चीज़ों को लिख रहे हो तो साथ साथ में नोट्स बनाओ ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो भैया ग्रेविटेशन की बात लेकर चलो, तो ग्रेविटेशन के अंदर पहली बात जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है
इतनी सी बात। चलिए ठीक है जी। हाँ जी भैया, ठीक है तनु वर्मा, गुरुत्वाकर्षण एक्शन के माध्यम से समझा। अच्छा जी, चलिए अगली बात, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भैया जी लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यूटन नाम का आदमी सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और सेब नीचे उसके बगल में जाके गिरा। अब न्यूटन ने सोचा कि सारी चीजें हमेशा नीचे की ओर क्यों नहीं जाती हैं, क्या कोई चीज ऊपर नहीं उठ सकती? भाई अगर मैं 2 मंजिल से कूद जाऊं और वो भी सर के बल कूद जाऊं बेटा, तो क्या मैं जमीन पे आऊंगा, क्या आसमान में चला जाऊंगा? मैं जमीन पर आऊंगा ना। भाई मैं कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकू ये मारकर, तो ये नीचे जा रहा है ना, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? पंखा मेरे सर पे जाके गिरे तो पंखा नीचे को आएगा कि पंखा ऊपर उड़ जाएगा? ऊपर से कोई चीज खंडा आके मेरे ऊपर गिर पड़े तो वो मेरे ऊपर नीचे क्यों आएगा, ऊपर क्यों नहीं? मेरे कहने का मकसद बस इतना है, मैं ये जानना चाहता हूं कि सभी चीजें, तो न्यूटन नाम का आदमी जब ये सब चीजें ऑब्जर्व की तो न्यूटन ने सोचा कि आखिर सभी चीजें पृथ्वी की ओर क्यों आती हैं? पृथ्वी में ऐसी क्या ताकत है कि वो सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट यानी आकर्षित करता है? और क्या पृथ्वी इस ब्रह्मांड में अकेली चीज है जिसमें अट्रैक्शन करने की यानी आकर्षण करने की शक्ति है? इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हो? सिंपल से शब्दों में समझो, न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन के हिसाब से एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स attract each other in this universe attract each other and force of attraction between them force of attraction between them F m1 into m2 पहली बात, F r स्क्वायर दूसरी बात। दोनों बातों को मिला देंगे यानी कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करने पे निकलेगा F समानुपाती m1 m2 बाय आर स्क्वायर। m1 m2 बाय आर स्क्वायर क्या होता है अभी बता रहा हूं। F इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम होगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी किसने वैल्यू दी, तो इसके देने वाले का नाम था गिवन बाय कैवेंडिस नाम के साइंटिस्ट ने दी। इसका मान कैवेंडिस ने दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसको बोलते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसके नाम की बात लेकर चलो, इसका नाम क्या होता है, तो कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कहने का मतलब फिर से समझो, इस ब्रह्मांड में इनके हिसाब से इस ब्रह्मांड की हर एक दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, आकर्षित करना चाहती हैं। क्या पंखा मुझको अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। टीवी मुझको कर रही है, कंप्यूटर मुझको कर रहा है, ये दीवारें आपस में कर रही, ट्यूबलाइट मुझको कर रही, कैमरा मुझको कर रहा। कहने का मतलब इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करती हैं। आप मुस्कान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुस्कान आपको अट्रैक्ट कर रही है। इस ब्रह्मांड, आप क्लास में बैठे हैं तो सारे सब लोग एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दूसरी बात बच्चों, जितना दोनों का फोर्स का मल्टीप्लाई, मतलब जिनके दोनों के मल्टीप्लाई ज्यादा होंगे, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, जिनका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसी में तो फोर्स ज्यादा होगा। सोचो अगर मैं इस मार्कर को गिराऊं तो मार्कर जमीन पर गया, क्या मैं नहीं इसको खींच रहा हूं? मैं भी तो खींच रहा हूं, पर मैं इसको नहीं खींच पा रहा हूं, ये मुझसे आके नहीं चिपक रहा। क्यों नहीं चिपक रहा? क्योंकि मेरा मास और इसका मास, मेरा द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जब गुणा करोगे तो ये बहुत कम आएगा। जब इसका मास और पृथ्वी का मास मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए पृथ्वी का फोर्स, पृथ्वी का बल ज्यादा है, तो इसी कारण से ये पृथ्वी की तरफ जाके गिर रहा है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, पृथ्वी का मास सबसे ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी क्या करती है, सभी चीजों को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करके चलती है। ये समझिएगा, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो चीजें आकर्षित करती हैं और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और न्यूटन ने बताया कि आखिर दो चीजें एक दूसरे को कितने आकर्षित, कितने बल से यानी कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। पृथ्वी और सूरज के बीच में कितना है फोर्स, इन्होंने बताया। पृथ्वी और चंद्रमा में कितना है, इन्होंने बताया। इसलिए न्यूटन लॉ जो ग्रेविटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करके चलती हैं और उनके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर होता है। सरल से शब्दों में समझो, बताओ कुछ पूछना हो तो। सर मुझे तो आपका पढ़ाई कराने का तरीका अट्रैक्ट कर रहा है। अरे भैया जी, आई एम वेरी लक्की कि मुझे आप जैसा टीचर मिले। अरे भैया जी थैंक यू, धन्यवाद भैया जी। तो एक सिंपल सी बात समझ के चलो कि दो चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, पर मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो चीज़ों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो भाई जी एक मास ये रहा, एक मास ये रहा,
इसको मैं m1 कह देता हूँ, इसको m2 कह देता हूँ, इधर से फोर्स इधर लगेगा, इधर से फोर्स इधर लगेगा, इसको बोल देता हूँ F12, इसको बोल देता हूँ F21। F12 की वैल्यू F21 के बराबर होगी और अपोजिट होगी, पर दोनों बराबर होंगे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि दो चीज़ों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। और इस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा कि दो चीज़ों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है और कितना नहीं होता है। बोलिए क्या बात। आपसे मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता पाएंगे, क्या आप मुझे बता पाएंगे बेटा, क्या आप मुझे बता पाएंगे इस बारे में कि क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या सिर्फ रिपेल करते हैं? ये सिंपल बात बताओ भाई। आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस बल से, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। जिस फोर्स से ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किस फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा ऊपर वाला भी हिंदी में लिख दो। अरे ये तो बहुत सिंपल हिंदी थी यार, लेकिन चलो ठीक है। प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो ये समझ के चलिएगा कि इस ब्रह्मांड है, तो मैं आपको बोला था इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन होता है, वो होता है ग्रेविटेशन। पर हम ग्रेविटेशन की कभी चर्चा नहीं करते हैं। कारण ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में बहुत कम होता है, क्योंकि जब दोनों का m1 और m2 करते हैं तो बहुत कम निकलता है। इसी कारण से, पर मैं आपको बता दूं, इस ब्रह्मांड में अगर किसी चीज में मास है, अगर किसी चीज में द्रव्यमान है, तो उसमें खींचने की ताकत है फॉर श्योर। समझ लीजिए। गुड इवनिंग अभिनव, अब्बास कुमार, ऋषभ तिवारी, सभी को गुड इवनिंग। तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती ही करती हैं। इतने सिंपल सी बात है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कहकर चलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि Fe अपॉन Fg का अनुपात कितना होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात कितना निकलेगा, ये बताना है। तो इनकी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए इनका मान कितना होगा, हिंदी में लिख लेना। इलेक्ट्रॉन के लिए Fe अपॉन Fg का मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए Fe अपॉन Fg का मान कितना है। हाँ जी बोलिए भैया जी। यालिनी सम्राट सर, आर स्क्वायर नीचे लिखते हैं, ये कहाँ से आया है बेटा? आर स्क्वायर यहाँ से आया है कि हमने ग्राफ बनाया है कि आर बढ़ाते जा रहे हैं तो एफ की वैल्यू कितनी कम होती जा रही है। मैंने नहीं बनाया, मतलब न्यूटन ने बनाया है। न्यूटन ने ये देखा कि जितना दूर हम किसी दूर से चीज से जाते जाते हैं, यानी आर की वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है, डिस्टेंस यानी दूरी इतना बढ़ती जाती है, उतना फोर्स कम होता है। और जब ग्राफ बनाया तो उन्होंने ये पाया कि ये जो एफ होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर बढ़ने पर एफ की वैल्यू बहुत तेजी से घटती है। और इसी के आधार पर उन्होंने एक नियम बनाया जिसका नाम था एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। है ना जी भैया जी? हाँ, इक्विलिब्रियम जशन किसी दिन हम ना प्रैक्टिस में ले लेंगे उस चीज को, इक्विलिब्रियम को। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में ले लेंगे। सिलेबस कब तक हो जाएगा बेटा? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जितनी जल्दी कराने की, अभिषेक, है ना। मैं तो चाहता हूँ आपका सिलेबस आज शाम को ही हो जाए, पर मेरी भी मजबूरी है। यकीन मानो मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा कि आपका सिलेबस एग्जाम तक खिंच रहा है। मैं यकीन मानिए, मैं चाहता हूँ कि आज का सिलेबस आज का आज ही खत्म हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की बात लेकर चलूँ तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी जिसको हम आवेश कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और आप इन दोनों के बीच में निकालना चाहते हैं कि कितना Fe अपॉन Fg होगा, तो बेटा Fe यानी विद्युतीय बल की बात करूं और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो विद्युतीय बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कूलाम का नियम था और ये होता है कैपिटल G इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये नियम होता है विद्युती का। इन दोनों के मान रख दोगे, मैं रख के नहीं बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है, पर मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू में Q1 Q2 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर तो कट जाएगा नीचे से, नीचे बच जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में m स्क्वायर यानी 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। और जब सबकी वैल्यू निकालोगे तो Fe अपॉन Fg जो निकल कर आएगा उसकी वैल्यू निकलेगी 10 की घात 43 गुना, यानी मैं आपको बता दूं कि 10 की घात 43 इसका आंसर निकलेगा। यानी विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है, यानी 10⁻43 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। 10⁻43 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनता है इंपॉर्टेंट, कि विद्युतीय बल और
इसकी बात लेकर चलें तो कितना होगा। कभी कभी ये जो एनडीए में प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था, तो एक बार ऐसा भी दिया जाता है कि कभी कभी अगर 10 टू द पावर 43 भी ऑप्शन में है तो आप टिक कर देना, क्योंकि कभी कभार एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर इधर उधर वैल्यू हो जाती है। तो आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू 10 टू द पावर एग्जैक्ट वैल्यू 43 आती है, पर क्योंकि एनडीए के एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 10 टू द पावर 42 लिखा था, तो मैं 10 टू द पावर 42 भी लिखा के चल रहा हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप इसको गलत ना करो। तो इसकी बात लेकर चलो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि दो चीजों के बीच में इतना फोर्स होता है। पहला क्वेश्चन जो बेसिक है, मुझे बताओ क्या आपको बात समझ आई? पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेशन कब लाओगे? यार देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पास अभी काम इतना ज़्यादा है कि क्लास, आप ये समझो मेरे पास काम इतना ज़्यादा है कि मेरी आज क्लास, मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, मेरी क्लास आज सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई है, मुझे 5 मिनट का भी टाइम बीच में नहीं लगा है, मिला है, और मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और इसके बाद 1-1.5 घंटे की क्लास मेरी और है। मैं आज रात को 11 बजे फ्री हूँगा, तो आप ये समझ के चलो कि मोस्ट प्रॉब्लम मैं 8 से लेकर 11 बजे तक डेली पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आध दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास, मतलब कोई शाम का अगर मुझे फ्री मिलता है स्लॉट तो मैं तभी आपकी क्लास रख दूँ, बट आप ये समझ के चलिएगा इस तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे ही स्लॉट फ्री होता है वैसे मैं आप लोगों की क्लास एक प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दूंगा, है ना, मतलब ये चीज़ स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, सुनिएगा मेरी बात। एक दो छोटे सवाल और करते हैं आपसे, एक छोटी सी विनती है, मुझे एक एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन और बता दो। अगर आर की वैल्यू डबल कर दें तो आपसे पूछा गया है एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप लोगों से एक छोटा सवाल का आंसर और दे दो, मैं लैंग्वेज के फॉर्म में ना लिखाते हुए डायरेक्ट लिखवा देता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर और दे देना। क्वेश्चन, अ मास कैपिटल एम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, divided into two parts such that force between them becomes maximum, masses will be, distance remains same, masses will be। हिंदी में, द्रव्यमान कैपिटल एम को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है कि उनके बीच लगने वाला बल, कि उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो, उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो, दोनों द्रव्यमान होंगे। आपसे पूछा गया है कि दोनों द्रव्यमानों को हम कैसे भाग में विभाजित करें, यानी दोनों का द्रव्यमान कैसे कैसे बांटें। क्या एक का m/3 कर दें, दूसरे का 3m/4 कर दें, मतलब 3m/4 कर दें, दूसरे का 3m/4 कर दें, या m/2 कर दें, दूसरे का m/2 कर दें, या कहने का मतलब m/6 कर दें, दूसरे का 5m/6 कर दें। तो पूछा गया है कि एक द्रव्यमान को आखिर दो हिस्सों में कैसे विभाजित करें कि उनके बीच में जो फोर्स लगे वो बल अधिकतम हो, यानी फोर्स अधिकतम हो। ये हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ये समझ के चलिएगा। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी मनीष, दो जी मनीष। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे दिया, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर जिन्होंने दिया वो शेर बच्चे हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बेटा कोई चीज को कितना किया जाए तो दिमाग मत लगाया करो, उसको रख दिया करो सीधे सीधे, और पावर अंडर रूट वगैरह नहीं हटाने हैं। अगर R को 2 गुना किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, R की जगह 2 रखना है बस, कुछ मत हटाना, स्क्वायर अंडर रूट मत हटाना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा F/, नीचे की तरफ 4 गुना हो जाएगा, यानी F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F/4 हो जाएगी। आंसर लगाना पड़ेगा F/4। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कुछ पूछना तो नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा नम्रता सिंह ने आंसर दिया है और सुधाकर ने दिया है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से बताऊं या फिजिक्स से बताऊं? मैथमेटिक्स से बताऊं या फिजिक्स से बताऊं? बोलो भाई, इस वाले क्वेश्चन को मैथमेटिक्स से या फिजिक्स से? चलो भैया जी, सॉल्यूशन पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। बेटा कैपिटल एम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को स्मॉल एम मान, या एक को एक्स मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा बेटा m-x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अगर एक कैपिटल एम है तो एक x होगा, तो हमने दूसरा मान लिया m-x, 2 भागों में विभाजित कर दिया। हमसे बोला गया है कि दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो, अधिकतम हो, यानी F समानुपाती क्या होता है बेटा, m1 m2 r स्क्वायर। बात ठीक है? अगर आप मैथ्स जानते हो तो मैथ्स में आपको पता होगा कि हम डिफरेंशिएशन करके 0 कर देते हैं अगर मैक्सिमा निकालना होता है। अगर मैक्सिमा निकालना है तो क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करके क्या करना है, 0 पुट करना है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं बेटा तो df अपॉन में इसकी बात लेकर चलूं तो डिफरेंशिएशन कर दूं df/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भैया जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट अभी 1 मान लेता हूं, ठीक है ना,
इसकी बात लेकर चलूँ m1, ये था x इंटू में क्या था m माइनस एक्स, इसकी बात लेकर चलूँ तो अभी f ही दिखा देता हूँ, अभी f बराबर अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं f बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के चलना पड़ेगा, चलो एक छोटा सा कांस्टेंट मान लेते हैं इसकी जगह, ठीक है। f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट क्या मानना है यार, चलो ठीक है, कैपिटल जी रख दो यार, ठीक है जी। हमने कहा कितना हो जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू में हो जाएगा एम एक्स, माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बच्चों आप जानते हो कि अगर मैं डी एफ अपॉन डी एक्स करके जीरो कर दूं, तो डी एक्स मुझे जीरो करना है। देखो कैपिटल जी और आर स्क्वायर की बात लेकर चलूं तो उसको तो मैं ऐसा रहने देता हूं, कांस्टेंट है। एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, एम होगा, और इंटू में कितना होगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको, जीरो। आर भी इधर भी जाएगा, जी भी इधर जाएगा, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। और m माइनस टू एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, m माइनस टू एक्स हो गया जीरो। x बराबर की बात लेकर चलो तो कितना निकलेगा m/2, तो आप पाओगे कि x की वैल्यू कितनी निकली m/2, यानी एक द्रव्यमान कितना होगा m/2 होगा। तो अदर वाला दूसरा वाला क्या होगा, अदर की बात लेकर चलूं तो अदर वाला होगा m माइनस m/2, आंसर कितना निकलेगा m/2। इसका मतलब दोनों द्रव्यमान कितने होंगे, m/2 और m/2 होंगे, दोनों द्रव्यमान क्या 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 होंगे, m/2 और m/2 होंगे। सीधे से शब्दों में समझ सकते हो, बिल्कुल सही बात है। बच्चे मुझे एक बात बता, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मुझे बताना 10 नंबर है, 10 नंबर समझते हो, 10 नंबर को दो भाग में डिवाइड करो कि उनका मल्टीप्लाई मैक्सिमम हो। आप मुझे एक बात बताओ, 10 नंबर है, 10 समझते हो, 1 0 10 10 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो कि उनका मल्टीप्लाई अधिकतम हो, जैसे 1 और 9, 8 और 2, 7 और 3, ऐसे। तो दो नंबर में डिवाइड करो जिनका मल्टीप्लीकेशन अधिकतम हो, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स क्या था, m1 और m2 के मल्टीप्लाई तो था, जिसका गुणा सबसे ज्यादा होगा उसमें बल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दूरी तो बदल नहीं रहे। तो आप अपना खुद दिमाग लगाओ ना, इनके लिए फिजिक्स की जरूरत क्या है, ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है, सबको पता है भाई। 10 नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करके देखो, 10 को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपने कहा सर मैं 1 और 9 करूंगा, 1 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 9 होगा। आपने कहा नहीं सर जी मैं तो 2 और 8 करूंगा, 2 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 16 होगा। नहीं जी मैं तो 3 और 7 करूंगा, 7 कितना होगा, 21 होगा। आपने कहा सर जी 5 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। आप कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करके देख लो, आप कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करके देख लो, आप देखोगे कि हमेशा और हमेशा एक ही मैक्सिमम निकलेगा, और वो होगा जब उन दोनों को आधा और आधा किया जाएगा। यानी अगर आपके पेपर में ये सवाल आता है तो आप आंसर टिक लगा के चलेंगे कि किसी भी द्रव्यमान को अगर हाफ हाफ किया जाएगा तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा। यही सेम क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में यानी स्थिर विद्युतीय वाले चैप्टर में भी आएगा, और वहां पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक चार्ज को, एक आवेश को कैसे दो भागों में विभाजित करें कि कूलाम फोर्स मैक्सिमम हो, और वहां पे भी कॉन्सेप्ट सेम होगा, आधा और आधा। वहां पे आंसर आप निकाल के चलोगे Q/2 और Q/2। जब आप मेरे साथ पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो मैं आपको समझाऊंगा सेम क्वेश्चन, बट अभी कॉन्सेप्चुअल ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान को दो भागों में विभाजित करूं कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल अधिकतम हो, तो उसको निकालने का तरीका है दोनों को आधा और आधा करना। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आप पाओगे इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। हाँ जी भैया जी बोलिए सर, प्लीज रिप्लाई। क्या है भैया, क्या है भाई, बट रिवाइज नहीं कर पाता हूँ, ऐसा लगता है कि सब याद है, जब क्वेश्चन करता हूँ तो कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, ये समस्या सबकी है ना। देखिए याद करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, पहली बात तो मेरे हिसाब से। आपको सब कुछ याद भी है, याद रखना थ्योरी को और क्वेश्चंस करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस्ड रखो। अगर आपको लगता है कि सर प्रैक्टिस में मेरी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा एक सुझाव मानो, आप पहले ABCD से पढ़ना स्टार्ट करो। ABCD मतलब जो आपकी स्कूल की किताबें होती है ना, उनमें जो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, जो बीच बीच में एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं ईजी, आप वहाँ से स्टार्टिंग करो। क्योंकि क्या होता है कई बार हमको क्वेश्चंस करने का तरीका सीखना पड़ता है। वैसी चीज़ है, अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि भाई काम करो, आपको मैं बता देता हूँ एक्सीलेटर कहाँ है और गियर कहाँ है और स्टीयरिंग कहाँ है और गाड़ी चला लो हाईवे पे, चला लोगे क्या, नहीं चला पाओगे ना। वैसे ही सिर्फ थ्योरी पता कर लेने से, फॉर्मूला पता लगाने से क्वेश्चन नहीं होता, आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप पहले बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अगर आप पे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रो लेवल हो, थोड़ा बहुत आप कर चुके हो, तो आपको जरूर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हाँ जी सर, वैल्यू बेस्ड स्टार्ट कर सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल्स। हाँ भैया मैंने वही बोला, वैल्यू बेस्ड, पहले सिंगल वैल्यू डालने वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद थोड़े से अच्छे लेवल पे चलो, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है। ठीक है, अच्छा हर्षित सिंह साहब, ठीक है कोई बात नहीं यार, बोलना क्या है, ठीक है चलने दो, जिंदगी है चलते रहेगी, है ना, सही बात है। किसी दिन देखते हैं क्या है क्या नहीं है यार, जिंदगी में कितनी सांसें लिखी हैं कितनी नहीं लिखी हैं। सर प्रपोजल हटाने पर कंटेंट क्यों लगाते हैं, ये क्या है भैया, प्रपोजल हटाने पर कंटेंट क्यों लगाते हैं, मैं समझ नहीं पाया शिवांगी तुम्हारी बात। फिजिक्स का सोर्स बता दो कुछ। कोई सोर्स नहीं बेटा, 11th-12th की NCERT या उन पे बेस्ड किताबें ही सोर्स होती हैं, या फिर 9th-10th की बुक्स। 9th और 10th 11th-12th चार किताबें अपने पास रखो। 9th और 10th का आप पढ़ के चलो 60%, बाकी पढ़ो 40% अपना दूसरी किताब से। आपका पेपर क्या, इंडिया में ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं जो आपसे क्रैक ना हो पाए। और एक अच्छा टीचर, ठीक है, अच्छे टीचर की भी नीड है। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ये हमारा बेसिक तरीका है। आइए चलते हैं एक और बात पर। चलिए भैया जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैपिटल G फॉर्मूला होता है m1 m2 बाय r स्क्वायर। बेटा झूठ तो नहीं कह रहा मैं,
झूठ तो नहीं कह रहा। अच्छा प्रपोजल हटाने पर, अच्छा प्रोपोर्शनल हटाने पर, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाने पे कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? देखो बेटा, प्रोपोर्शनल सिर्फ ये जानकारी देता है कि कोई चीज बढ़ने से कोई चीज घट रही है, पर ये कतई ये जानकारी नहीं देता कि इसकी वैल्यू भी यही होगी। जैसे m1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू निकाल लोगे तो जरूरी नहीं है ना ये आंसर हो किसी चीज का। मेरी बात समझो, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर हो। जैसे हम बोले M1 M2 बाय आर स्क्वायर का आंसर मान लो 5 निकला, तो जरूरी थोड़ा है फोर्स भी 5 हो, फोर्स की वैल्यू 10 हुई तो कैसे निकाला? इसका मतलब कोई कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो 2 गुणा 5 करोगे तभी तो आंसर निकलेगा। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, तो हर्ट लगता है। चलिए, F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो आपके पेपर में 2 बार एक सवाल पूछा है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एनडीए के ही पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी? ये हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, बताओ तो। हाँ, इस बार के पेपर में डायमेंशन आई थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी भैया, सबके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है सर। जस्ट नाउ पापा केम इनटू एंड आस्किंग यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू स्टडी व्हेन विल एग्जाम बी ओवर? आई एम फीलिंग, ठीक है एलटी बॉय, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने आपसे कल भी कहा था, इस बात को आज फिर कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई पे फोकस रखो, है ना। चीज़ें चुनौतियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन सबका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई और एग्जाम में सिलेक्शन। दिन रात एक कर दो, आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप पैदा हुए हो सिर्फ पढ़ाई होने के लिए, करने के लिए और एक ऑफिसर बनने के लिए। आपके पैदा होने का उद्देश्य यही है। यही लोग जो आपको ताने मारते हैं, एक दिन आपके गले पड़ेंगे, आपको मैं बता दूँ। तो भैया कितना होगा? तो कैपिटल जी लिखना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल जी निकालोगे तो बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। भैया जी इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन होगी न्यूटन इंटू, सॉरी डायमेंशन क्या होगी? तो एफ की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2, आर की होती है L स्क्वायर, अपॉन में होता है M स्क्वायर, और सब कुछ सॉल्व करेंगे तो कितनी निकलेगी? ये निकलेगी M-1 L क्यूब और T-2। एनडीए के पेपर में 2 बार पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा, हो सकता है इस साल भी आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। दूसरा, यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है? यूनिट का तो इस बार के पेपर में ही आया था, और इस बार के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यानी एफ होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये इस साल के पेपर में पूछी गई है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल, बच्चों मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी के कैपिटल जी, आपको क्या लगता है? ग्रेविटी, जब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण मतलब आप कैपिटल जी समझते हो कि कैपिटल जी समझते हो कि स्मॉल जी समझते हो? आपको क्या लगता है कि कैपिटल जी ग्रेविटी है कि नहीं है? क्या स्मॉल जी ग्रेविटी होती है, कैपिटल जी ग्रेविटी होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, कैपिटल जी के स्मॉल जी? और अगर स्मॉल जी है तो कैपिटल जी क्या है? चलिए, ठीक है भैया जी, ठीक है बेटा गौरव, चलिए बहुत अच्छी बात है। बेटे एक बात अपने दिमाग में डाल लो, आज के बाद गलती मत करना, कैपिटल जी ग्रेविटी नहीं होता। स्मॉल जी को ही ग्रेविटी आज के बाद कहकर चलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, आसमान फटे, चाहे जमीन फटे, चाहे कुछ भी फटे। एक बात समझना, स्मॉल जी को ही हम हमेशा ग्रेविटी कहते हैं, कैपिटल जी ग्रेविटी नहीं होता, वो एक कांस्टेंट है, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी नाम दे दिया, मैं आज के बाद उसको कैपिटल पी बोल दूं तो बुरा मत मानना, आज के बाद मैं उसको कैपिटल एल बोलूं तो आप बुरा मत मानना, आज के बाद मैं उसको कैपिटल एस बोलूं तो आप बुरा मत मानना। ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, कैपिटल जी का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मकसद नहीं है। कैपिटल जी का मतलब होता है सीधे सीधे ग्रेविटी से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कैपिटल जी मतलब ग्रेविटी नहीं, स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी। कैपिटल जी तो एक कांस्टेंट है, पढ़ो और भूल जाओ कि कुछ होता है। स्मॉल जी, मैं बोलूं ग्रेविटी कम हो रही है, स्मॉल जी कम हो रहा है। मैं बोलूं ग्रेविटी बढ़ रही है, स्मॉल जी बढ़ रहा है। मैं बोलूं कि ग्रेविटी जीरो है, आप बोलेंगे स्मॉल जी जीरो है। एक बात समझ लो, स्मॉल जी को ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ना कि कैपिटल जी को। कैपिटल जी तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, पढ़ो और भूल जाओ, सीधी सी बात। पर आप मुझसे एक बात बोलेंगे, सर कैपिटल जी आया कहां से? कैपिटल जी आया कहां से, आया कहां से? भैया एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। इसका द्रव्यमान कितना है बेटा? m2 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ है, चलो अभी मत लिखो।
बच्चों आप जानते हो कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन में होता है m1 इंटू m2। मुझे बताओ अगर मैं 1 किलोग्राम ले लूं इसका मास, यानी इसका द्रव्यमान अगर मैं 1 किलोग्राम ले लूं, इसका द्रव्यमान अगर मैं 1 किलोग्राम ले लूं मास, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मैं 1 मीटर ले लूं, तो मुझे बताना अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई साहब एफ m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 किलोग्राम के बराबर है, और मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस यानी दूरी भी 1 मीटर है, तो क्या आपको पता लगेगा कि f की वैल्यू कैपिटल जी के बराबर निकलेगी, और कैपिटल जी कितने के बराबर होता है 67 इंटू 10 टू द पावर -11। मेरी बात समझने की कोशिश करना, कैपिटल जी होता क्या है और आया कहां से, दोनों के बारे में बता रहा हूं। कैपिटल जी होता क्या है बच्चों, कैपिटल जी का मतलब होता है, कैपिटल जी एक तरह का फोर्स है, एक तरह का क्या है, बल है। कैपिटल जी क्या है, फोर्स है, बल है, ये समझो। कैपिटल जी होता है फोर्स के बराबर, यानी कैपिटल जी होता है फोर्स के बराबर। एम आर की जगह 1, एम की जगह 1, इसकी जगह 1, तो बनेगा क्या, कैपिटल जी बराबर एफ। कैपिटल जी का मतलब है जब 1 किलोग्राम की चीज जब 1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 मीटर की दूरी पर रखी होती है, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इतनी होती है। कहने का मतलब जब 1 किलोग्राम की चीज 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखी होती है, 1 मीटर की दूरी पर रखी होती है, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसी को कैपिटल जी बोलते हैं। और ये ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं बदल सकती। 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के जो बीच की चीज होती है, तो उन दोनों के बीच की जो चीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी कहकर चलते हैं। समझो मेरे कॉन्सेप्ट को, कैपिटल जी का मतलब होता है यह सिंपल सी बात है, कैपिटल जी इज द फोर्स, यह वह बल है जो तब लगता है जब 1 किलोग्राम की चीज 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखी होती है, उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, कैपिटल जी कहलाता है। तो आज के बाद कैपिटल जी में आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैपिटल जी मतलब 1 किलोग्राम की चीज जब 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखी होगी, 1 मीटर की दूरी पर रखी होगी, तो उनके बीच में जो फोर्स लगा वो कैलकुलेट किया गया और फोर्स निकल कर आया 6.67 इंटू 10 टू -11, और भाई साहब कैवेंडिश ने इसी को क्या बोल दिया है, कैपिटल जी बोल दिया है। यहीं से ये वैल्यू आई है, इतनी सिंपल सी बात है। आप मुझे बताओ कि किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। इसको देने वाले का नाम था कैवेंडिश, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसके द्वारा, तो एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था टॉर्जनल बैलेंस, उसके सहायता से इसको निकाला है। और इस तरीके से आप कैपिटल जी आया कहां से इसको सीख सकते हैं। कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। सर आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कैपिटल जी कहां से आया, यहां से वैल्यू निकल कर आई। इस तरीके से हम इसको लिखकर चल सकते हैं। पूछना है कुछ, ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी। चलिए बेटा बाद में बात करेंगे गौरव कुमार, है ना, क्यों अदिश क्यों है सदिश क्यों है वो बाद में बात करेंगे, है ना, अभी वो समय नहीं है, है ना। ज़िंदगी में और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाद में बात करेंगे यार, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्मॉल जी कहते हैं। पहली बात तो समझना, स्मॉल जी इसे कहते हैं। अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड रहो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बेटा, अब हम ग्रेविटी की चर्चा करते हैं। मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, नीचे की तरफ जो बल लग रहा है उसका नाम है mg। आपसे एक छोटा सा सवाल है, मुझसे आपसे एक छोटा सवाल है, मुझे एक बात बताना, बेटा, मेरे पास फोर्स लग रहा है mg, सोच समझ के एक बात बताओ, मुझ पे mg का फोर्स लगेगा या g m1 m2 by r स्क्वायर लगेगा। ये जो फोर्स लिखा है मैंने mg सही लिखा है या फिर मुझे g m1 m2 by r स्क्वायर लिखना चाहिए, दो चीजों के बीच में। अच्छा टॉर्जनल का मतलब क्या है, टॉर्जनल का मतलब होता है बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये बैलेंस का एक नाम है, तराजू जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो चीजें बहुत लंबी लंबी होती हैं, उस पर दोनों तरफ द्रव्यमान रख दिए जाते हैं, और ये जो चीज होती है लंबी से ये एक दूसरे की तरफ आ सकती है। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, आप ज्यादा अच्छे के लिए पिक्चराइजेशन के लिए गूगल सर्च कर लेना। आप ये समझिएगा, मैं जानना चाहता हूं कि ये वस्तु है और इस पर बीच में यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक है। मुझे ये बताओ हमारे ऊपर बल, मेरे ऊपर बल जी m1 m2 by r स्क्वायर लगना चाहिए, mg लगना चाहिए, कौन सा इनमें से सही है। mg सही है तो mg क्यों सही है, और कैपिटल जी m1 m2 by r स्क्वायर या क्यों नहीं लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोनों के बारे में कि भैया ऐसा क्यों होगा। अच्छा तनु वर्मा, अर्थ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो m1 m2 लिखेंगे, क्या बात है भैया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपकी बात ही निराली है। आप लोग mg नहीं लगेगा, अच्छा mg गलत लिखा है, mg शिवम रावत, अच्छा जी,
हो जाएगा एलटी बॉय, मत परेशान हो, अभी तो फोकस रहो पढ़ाई पे, डिस्ट्रैक्शन कम से कम। एम चलो भैया बहुत सही बात है। एम जी पहली बात समझो, एम जी और कैपिटल जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं। पहली बात तो समझो दोनों एक ही बातें होती हैं। अपने दिमाग से ये बात निकाल लो कि सर जी M1 M2 होता है या MG होता है, भाई दोनों एक ही बातें हैं। क्यों दोनों एक ही बातें, मैं आपको बताऊं। इसलिए दोनों एक ही बातें हैं क्योंकि जी MM बाय आर स्क्वायर में से जो ये वाला चीज होती है फिजिक्स में इसी को स्मॉल जी लिख दिया गया है, इसी कारण से वो MG बन गया है। मेरे भाई अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल निकाल दो कि जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर अलग चीज है और MG अलग चीज है। एक ही फोर्स होता है, उसका नाम है MG या फिर जी, दोनों एक ही चीज है। तो दोनों फोर्स एक ही होते हैं, चाहे GMM बाय आर स्क्वायर बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे दोनों चीजें बोलो, दोनों एक ही बातें हैं। अगर दोनों एक ही चीजें मेरी बातें हैं तो मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों को एक बराबर कर दूं। इन दोनों इसके और पृथ्वी के बीच में लगेगा जी इंटू एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, और इसको बच्चों मैं बराबर कर देता हूं किसके, एम जी के। एम को एम से मार दूं तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी एम बाय आर स्क्वायर इसकी वैल्यू बनकर आएगी। यानी हमें एक बात समझ में आ रही है कि स्मॉल जी जो निकाला जाता है वो स्मॉल जी निकाला जाता है, इस तरीके से हम निकाल कर चलते हैं। और मेरे भाई एम को हम क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं मास ऑफ प्लेनेट। आप पृथ्वी का लिख रहे हैं तो पृथ्वी का डाल देना, जिसका भी आप लिख रहे हो उसका डाल देना। यानी ये होता है मास ऑफ प्लेनेट, यानी ग्रह का द्रव्यमान लिखकर चलते हैं। तो ये क्या है, ग्रह का बच्चों द्रव्यमान है। क्या है, ग्रह का द्रव्यमान है। अगर मैं आर की बात लेकर चलूं बेटा, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ प्लेनेट कहते हैं, यानी ग्रह का द्रव्यमान कहते हैं। तो अगर आप इसमें किसी भी ग्रह का द्रव्यमान डाल दें तो उसका स्मॉल जी निकल आएगा। बेटा आप लोग जानते हो इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सबका मास और सबका रेडियस अलग अलग होता है, तो सबकी स्मॉल जी की वैल्यू भी अलग अलग निकलेगी। इस ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें ऐसी नहीं है जिनका स्मॉल जी की वैल्यू सेम होती रहो, क्योंकि सबका मास अलग है और सबका रेडियस अलग है। और जब दोनों की दोनों चीजें सेम अलग अलग हैं तो इन दोनों को हम इस तरीके से लिखकर चल सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। हाँ जी भैया ठीक है, दोनों बेटा सेम होते हैं, ठीक है। हाँ जी, आर त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस ऑफ प्लेनेट, पृथ्वी लिख रहे हो तो पृथ्वी के लिए लिख देना, और किसी के लिए लिख रहे हो तो और किसी के लिए लिख देना। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इस तरीके से निकाल कर बता सकते हैं। एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूं, पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान कितना होता है ये आप जानते हो। तो अगर मैं पृथ्वी के लिए बेटा बात करूं कि पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो स्मॉल जी फॉर अर्थ कितना होता है आप लोग शायद जानते हो। पृथ्वी के लिए इसका स्मॉल जी का मान, यानी पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जानते हो तो अच्छी बात है। और अगर चंद्रमा की बात लेकर चलो, चंद्रमा के लिए कितना होता है, तो चंद्रमा के लिए इसकी वैल्यू होती है 9.8 डिवाइडेड बाय 6, यानी पृथ्वी की तुलना में इसकी वैल्यू 1/6 गुना कम होती है। ये दोनों वैल्यूज आप और रिमेंबर रखिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपका इजीली चीजें हो। तो आप ये समझ के चलिएगा, इस तरीके से हम चीजों को पढ़ से चल सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण निकालने का तरीका, पृथ्वी के धरातल पर निकालने का तरीका ये होता है। पृथ्वी के धरातल पर निकालने का तरीका जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। धरातल पे, सरफेस ऑफ प्लेनेट पे निकालने का तरीका, ग्रह के सतह पे निकालने का तरीका ये होता है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलो भैया जी। डिस्कस कर लेंगे स्नेहा, डिस्कस कर लेंगे कल वाला क्वेश्चन भी। रुक जाओ, है ना, मैंने बोला था ना 9 15 9 20 पे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, चलिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान इतना है, क्या पृथ्वी से ऊंचाई पर स्मॉल जी निकालें तो कम निकलेगा कि ज्यादा निकलेगा? या अभी एक काम करते हैं, इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर की बात हम थोड़ी देर में कर लेते हैं। तो स्मॉल जी किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर करता है? तो पहला डिपेंड कर रहा है बेटा मास ऑफ प्लेनेट पर। अगर ग्रह की त्रिज्या बदल दी जाए तो एम बदल जाएगा। तो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है पहली बात, और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि रेडियस ऑफ प्लेनेट बदल दो तो जी बदल जाए, और या फिर ये बदल दो तो स्मॉल जी बदल जाए। यानी ग्रह की त्रिज्या हम जानना चाहते हैं, स्मॉल जी बदलना चाहते हो तो फॉर्मूले से एक बात तो क्लियर हो रही है कि स्मॉल जी निर्भर कर रहा है इन दोनों बातों पर। किस किस पर? द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर। हम जानते हैं कि और भी चीजों पर निर्भर करता है कि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, पर मैं जानना चाहता हूं पृथ्वी के धरातल पर रहकर ही स्मॉल जी की वैल्यू कैसे बदली जाए। तो उसके लिए या तो मास बदल दो या रेडियस बदल दो। तो प्रथम दृष्टया जब हम इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को देखते हैं तो फॉर्मूले से हमें दो बातें समझ में आती हैं कि स्मॉल जी एम पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है। अगर किसी तरीके से मैं क्वेश्चन बोल दूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान बदल दूं तो भी मास बदल जाएगा, वो जी बदल जाएगा, और पृथ्वी
अगर ये बदल दूं तो भी, रेडियस बदल दूं तो भी बदल जाएगा। कहने का सिंपल सा मतलब है स्मॉल जी दो बातों पे तो निर्भर करता है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो रही है, इतनी बातें तो हमें क्लियर हो ही रही है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है जी, हाँ जी भैया, आर रेडियस है। ठीक है जी, तो अगर आप बात लेकर चलो तो इन दोनों पे तो निर्भर कर ही रहा है, ये बात तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि दो बातों पे निर्भर कर ही कर रहा है। अगर दो बातों पे निर्भर कर रहा है यानी एम और आर बदलने पर ये बदलेगा बदलेगा, तो मुझे एक बात बताना, किसी व्यक्ति का वजन, तो इसका आंसर मुझे बता दो। अब किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 80 किलोग्राम है, किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 80 किलोग्राम है और उसे ऐसे ग्रह पर ले जाया जाए जिसका द्रव्यमान दोगुना, जिसका द्रव्यमान दोगुना और त्रिज्या आदि हो, और त्रिज्या आदि हो, नया वजन बताइए, नया वजन बताइए, नया वजन बताइए। हिंदी में भी आपको बोल दूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का वजन धरातल पर 80 किलोग्राम है और उसे ऐसे ग्रह पर ले जाया जाए, पर ले जाया जाए, ले जाया जाए जिसका द्रव्यमान दोगुना, द्रव्यमान दोगुना, द्रव्यमान दोगुना और त्रिज्या आदि हो, और त्रिज्या आदि हो, और त्रिज्या आदि हो। नया वजन बताइए, वजन बताइए। चलिए अब हम जानना चाहते हैं, अब ऊंचाई ऊंचाई नहीं बदल रहे, हम पृथ्वी की द्रव्यमान और त्रिज्या बदल रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि बताइए उस व्यक्ति का नया वजन कितना हो जाएगा अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान दोगुना कर दें और त्रिज्या आधी कर दें, यानी रेडियस आधा कर दें, तो उसका नया वजन कितना होगा। एक बेसिक सी बात ये पूछ रहे हैं, मुझे बताना उसका वजन कितना हो जाएगा, कितना नहीं हो जाएगा। नया वजन कितना हो जाएगा, ये हमसे बात पूछी गई है। जरा सोच समझ के अच्छे से आंसर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना हो जाएगा, कितना नहीं हो जाएगा। अरे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, कितना हो जाएगा, कितना नहीं हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में बात पूछी गई है। जरा बता देना जल्दी से, घूम फिर के मुझे आंसर बता दो, कितना हो जाएगा, कितना नहीं हो जाएगा। ठीक है, मयंक सिंह राजपूत, जीरो ही हो जाएगा। अच्छा क्या बात कही बेटे, बधाई हो आपको, आप 5 करोड़ जीत चुके हैं बेटा। G/20, अरे क्या आंसर दे रहे हो भाई। तो हमसे पूछा गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप अकलमंद हो तो मुझे ये बताओ, वजन का फॉर्मूला होता है m/g, यानी g पे निर्भर करता है। g अगर 2 गुना हो गया तो वजन भी 2 गुना, g आधा हो गया तो वजन भी आधा, g 4 गुना तो वजन भी आधा, यानी g कितने गुना हो गया अगर निकाल लो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वजन कितने गुना हो जाएगा। एक सरल सी बात है ना। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं g समानुपाती किसके होता है, m/r² के। तो भाई द्रव्यमान को कितने गुना किया गया है, द्रव्यमान को किया है मेरे भाई डबल, तो इसकी जगह रखना है 2। मैंने आपसे कहा था कितने गुना कर दिया जाए सीधे रख दिया करो, स्क्वायर अंडर रूट वगैरह नहीं हटा सकते। त्रिज्या कितनी की गई है, आधी, तो आर की जगह बस आधा रखना है, उतने गुना जी हो जाएगा। तो जी कितना हो जाएगा, ऊपर 2 रखोगे नीचे 4 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/8 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका निकलेगा आंसर 8g, यानी जी की वैल्यू कितनी हो गई, 8g। बेटा अगर नया जी 8 गुना हो गया तो वजन भी तो 8 गुना हो जाएगा, mg भी तो 8 गुना हो जाएगा, जी 8 गुना मतलब वजन में 8 गुना मल्टीप्लाई। तो नया वजन कितना होगा मेरे भाई, अगर नया वजन निकालना चाहते हो कितना होगा, तो पहले कितना था भाई 80 था, तो 80 में मल्टीप्लाई कर देते कितना 8 का, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 640 किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या बात समझ में आई, आपको नहीं समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। आज करंट क्यों आ रहा है इसमें भाई। मास ऑफ प्लेनेट इनटू में रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लोग कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं, मैं हमेशा इस मेथड को फॉलो करता हूं, पर आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। प्लेनेट पे निकालना है कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई मास ऑफ अर्थ की वैल्यू उतनी है, प्लेनेट का मास कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया है, प्लेनेट का रेडियस कितना कर दिया, आधा कर दिया है, आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई का स्क्वायर कर देना, यहाँ से एम ई से एम ई, आर ई से आर ई कैंसिल आउट कर देना, सॉल्व कर लेना, तो जीपी की वैल्यू निकल जाएगी 8 ऑफ जी ई निकल आएगी, यानी 8 गुना जी हो गया है। तो वजन कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा मेरे भाई
वेट हो जाएगा मेरे भाई कितना 8 इंटू में 80, आंसर कितना आएगा 640 किलोग्राम। जैसे भी आपको समझ में आता है, पर कोशिश कीजिए कि आप इस मेथड को फॉलो कीजिए ताकि आप थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी पेपर को क्वेश्चन को करने में कैपेबल हो पाओ, सीख पाओ कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे लिखकर चल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तनु वर्मा, यस सर, कैपिटल जी निकालने वाले दोनों का इक्वल रखते भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, लिखकर चल सकते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। स्मॉल जी दो बातों पर निर्भर कर रहा है। पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें मास और रेडियस बदल देगा और पूछेगा स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया सर मेरा सही था, बहुत खुशी मिली। अच्छा भैया रूबी बहुत बढ़िया। तो इसके आंसर की बात लेकर चलूँ तो ये आंसर होगा, ये सेकंड मेथड है, पुराना वाला पिछला वाला पहला मेथड है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। बोलो भैया जी क्या पूछना चाह रहे हो, बात ठीक है? बोलो भाई कर दें। तो भाई जी ये तो था हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। एक लास्ट कल वाला एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। कल वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, है ना। थोड़ा सा टाइम उसमें भी लग जाएगा, 5-7 मिनट। 8 जी कहाँ से आया? अरे यार तुम लोग यार, अतुल बेटा माहौर, तुम यार अपने वाला यार थोड़ा सा सोचते नहीं हो यार। 8 जी कैसे आए तुम यार, कितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी। एम की वैल्यू कितना है बेटा? 2 है, 2 गुना की है, तो एम की जगह 2 रख दिया। रेडियस की जगह आधा रख देंगे तो 1/4 बन जाएगा। 1/4 बन जाएगा तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। बेटा थोड़ा मैथ्स तो यूज करो यार, बेसिक मैथमेटिक्स है यार, वो जो नर्सरी क्लास में यूज करते थे वही तो है। अपॉन में लिखते थे ना, ऐसे जानते हो 1/2 अब ऐसे लिख दिया जाए 1/1/2, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपने मैथमेटिक्स में? 2 का ऊपर गुणा हो जाता है ना, वैसे ही बात हो रही है बेटा। अगर यहाँ पर आर की जगह 1/2 रख देंगे तो 1/4 बन जाएगा, और एक 4 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना हो जाएगा 8 गुना, तो 8 जी हो जाएगा। थोड़ा सोचोगे हो जाएगा कुछ है। कोशिश करो अतुल महार, आज रात को आप कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे 8 आया, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिएगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर दे के चल सकते हैं। ये क्वेश्चन को लिखने का तरीका होगा। क्या कर रहे हैं? नहीं तोड़ो। चलो बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा कल वाला क्वेश्चन, एक कल वाला क्वेश्चन था, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। किसी ने किया हो किसी ने नहीं किया हो। तो भाई ये क्वेश्चन हमने पूछा था, जिन्होंने किया हो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा हो क्वेश्चन कोई बात नहीं, घबराने वाली, मैं आगे चल के कराऊंगा आपको दोबारा से, ठीक है। बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी बता दूंगा कल आपको जब लेक्चर स्टार्ट होगा, तो इस क्वेश्चन को बता दूंगा क्वेश्चन कैसा है। लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। शिवम राज, स्मॉल जी वेट नहीं होती है, एम जी वेट होती है, तो जी से मल्टीप्लाई क्यों किया? बात तो तुम्हारी सही है बेटा। कैपिटल जी कुछ नहीं होता, डिफरेंस जानना ही नहीं है। कैपिटल जी कुछ नहीं होता, इन दोनों में डिफरेंस भी नहीं जानना है। कैपिटल जी भूल जाओ, कुछ नहीं होता। कैपिटल जी को कैपिटल एस बोलो या कैपिटल एल बोलो। अब पूछो मुझसे कैपिटल एल में और कैपिटल जी स्मॉल जी में क्या फर्क है, अब मुझसे पूछो, है ना। कैपिटल जी कुछ नहीं होता, ये समझ के चलो। कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, जैसे बाकी कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, बाकी कांस्टेंट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है स्मॉल जी। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे सिद्ध करेंगे? संरक्षी बल है बेटा। इसको सिद्ध करने के लिए विकास आपको जाना पड़ेगा पिछले चैप्टर में, विकास सिंह, आप शायद नए जुड़े हो। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में जाना पड़ेगा, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। उस चैप्टर में जाके आपको डिस्प्लेसमेंट या तो विस्थापन से प्रूव कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो है, या फिर आप निकाल सकते हो रास्ता बदलकर। अगर आप रास्ता बदल के निकाल लो कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो भी प्रूव कर सकते हैं। जब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा रहे थे उस वाले लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा समझने के लिए। हाँ जी भैया शिवम और बोलो। स्मॉल जी वेट, अच्छा स्मॉल जी आपका आंसर देता हूँ, ठीक है जी कोई बात नहीं। बेटा एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? रावत जी, एक बात बताओ बेटा। W बराबर है बेटा M इंटू जी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, M भूल जाओ, किस M भूल जाओ, आप ये समझो, चलो जी M भूल जाओ। इसमें क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं M गुणा 1G, तो आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा बेटा? बुरा तो नहीं लग जाएगा आपको 1G का मल्टीप्लाई? बुरा तो नहीं लगेगा? चलो ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। M इंटू 1G का आंसर कितना है? 80 है। आप जो नया वजन निकाल रहे हो वो कितना है बेटा? आप जो नए प्लेनेट पे, ये अर्थ पे था, M इंटू 1G, जिसका आंसर 80 लिखा था। आप बोल रहे हो कि नए वाले वजन पे G का गुना, G की वैल्यू 8 गुना हो गई है। मेरी बात को ध्यान समझना, 8 गुना हो गई है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 इंटू M इंटू 1G? एक ही बात है बेटा, एक ही बात है बेटा, ये की बात है ना। M इंटू 8G लिखूं तो 8 को बाहर ले लेता हूं, तो यहां से या ऐसे समझ लो, W बराबर mg बराबर कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। mg बराबर 80 दे रखा है, तो नए वाले ग्रह पर कितना निकला है? 8 गुना, तो ये g की जगह 8 गुना कर दिया। बेटा नए वाले प्लेनेट पे mg को अलग कर लेते हैं, इंटू में 8 कर लेते हैं, बुरा तो नहीं लग जाएगा बेटा आपको? mg की वैल्यू पहले निकाल चुके हो 80, इंटू में कितना हो जाएगा 8, आंसर कितना निकलेगा 640 किलोग्राम। बेटा जब g 8 गुना हो गया है तो वजन भी तो 8 गुना हो जाएगा, वेट बनता ही mg से। अगर g की वैल्यू 2 गुना हो जाती तो वजन भी 2 गुना हो जाता, g की वैल्यू आधी हो जाती तो वजन भी आधा हो जाता, है ना। m की वैल्यू 2 गुना हो जाती तो वजन भी 2 गुना हो जाता, m की वैल्यू 4 गुना हो जाती तो वजन भी 4 गुना हो जाता। सीधी सी बात है भाई, मल्टीप्लीकेशन में, गुणनफल में m की वैल्यू g की वैल्यू जितनी गुना होगी वजन भी तो उतनी गुना बढ़ जाएगा। और कोई बात? भैया जी एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ नहीं बता पाएंगे, वर्क एनर्जी पावर में समझाया हुआ है, आप प्रीवियस क्लास में जाओ, विकास सिंह माध्यम से आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, पूरा मैंने प्रूफ कराया हुआ है क्लास में।
है ना बेटा? विकास सिंह, जाओ अपने पुराने लेक्चर में, वहां पर मैंने एक टॉपिक कराया हुआ है S0 बराबर W0 करके। आप शायद लोग, बाकी लोगों को शायद पता हो, जिन लोगों ने किया है आपको याद होगा, मैंने प्रूफ कराए थे, 2 प्रूफ कराए थे मैंने। एक तो कराया था ऊपर से नीचे गिरने का और नीचे से ऊपर फेंकने का। ऊपर से नीचे से ऊपर फेंककर नीचे आने पर आपको मैंने कराया था कि अगर विस्थापन 0 होगा तो वर्क 0 होता है, कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बलों के लिए। और मैंने एक घर्षण वाला टॉपिक भी बताया था, फ्रिक्शन वाले में, जब आप दोबारा से अपनी जगह आ रहे थे तो S0 होने का मतलब W0 नहीं हो रहा था। जो प्रूफ कर रहा था, प्रूफ था उस चीज का कि ये कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी असंरक्षी बल है। दोनों के मैंने प्रूफ आपको क्लास में करवाए हुए हैं। आई होप आपने पुराने लेक्चर ना देखे हों, ऐसा मुझे लगता है, बट आप पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा, मैंने साबित किया है। अगर 60 किलोग्राम होता, हाँ भैया ऑब्वियस ही बात है, 6 जितने गुना होता उतने गुना मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, बोलो भाई, कुछ पूछना है और आगे चलो। विकास, एक बार अपना पुराने लेक्चर एक बार वर्क एनर्जी पावर पूरा पढ़ लो एक बार, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना बेटा? फिर भी आपका सिद्ध ना हो एग्जाम्पल से तो मुझे बताना। और भी 4-5 तरीके हैं जिनसे सिद्ध कर देंगे बेटा। चलो ठीक है, क्वेश्चन कल क्या था मैं बताऊं। क्वेश्चन था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकरा रही है और बोला गया था कि दोनों वस्तुएं चिपक जाती हैं और चिपक के आगे चलने लग जाती हैं, यही था। ठीक है, फिर आपने मुझसे कहा था कि सर टक्कर के बाद में दोनों चिपक के साथ चलती हैं और दोनों साथ चलकर कुछ दूर जाकर रुक जाती हैं। ये आपने मुझसे कहा था कि कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती हैं। ठीक है जी, और क्या कहा था? आपने कहा था कि सर इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी m है, बस ये रेस्ट में है, विराम में है, और ये u वेग से चल रही है। आपने मुझसे कहा था जब ये दोनों टकरा के साथ में चलती है तो इनका वेग हो जाता है v। आपने मुझसे फिर कहा था कि संबंध स्थापित करो, यही था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है। आपने मुझसे बात जो पूछी है बहुत बढ़िया है। सुनिए मेरी बात बच्चों, अगर मैं निकालना चाहता हूं ये कितना दूर जा रखेगी, तो इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। उसका फॉर्मूला था, आपको याद हो, S बराबर 1/2 mu स्क्वायर बाय f। कितना था? 1/2 mu स्क्वायर बाय f। कितना था? 1/2 mu स्क्वायर बाय f। चलिए 1/2 mu स्क्वायर बाय f, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बताओ, 1/2 mu स्क्वायर बाय f, तो हमें पता है कोई चीज कितना दूर जाके रुकेगी, तो उसको रुकने का फॉर्मूला हमें पता है। इसका फॉर्मूला रुकने में तय की गई दूरी करके मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है। आप लोगों को कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में चैप्टर में फॉर्मूला लिखवाया है, जिसको आपने लिखकर चला है, हाफ mu स्क्वायर बाय f करके आपने फॉर्मूला लिखा है। आप चाहो तो पन्ने पलट के देख भी सकते हो। बच्चा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ना तो द्रव्यमान m है और ना ही u है, u है ये। क्यों नहीं है आपको बताऊं बच्चों, इसलिए नहीं है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर 1/2 तो है, पर द्रव्यमान अब की बार 2 हो गए हैं, m और m कितने हो गए हैं? 2m हो गए हैं, तो m की जगह आपको लिखना पड़ेगा 2m, पहली बात। ठीक है जी, और u की जगह क्या हो गया है? v हो गया है, क्योंकि बोला गया फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है, तो आप लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे? f, यही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना लिखेगा? बात लेकर चलूं तो आंसर निकलेगा m इंटू में 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 तो कट गया, m हो गया, ये हुआ, तो m ये हो गया 2 से 2 तो कट गया, mv स्क्वायर इक्वल टू 4s, तो ये बना mv स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 4s। आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में v नाम की चीज नहीं है, कि सभी ऑप्शन के अंदर u बोला गया है, मतलब ये वाला वेलोसिटी डालनी है, ये वाला वेग डालना है इस वाले में, तभी जाके ये प्रूफ होगा। मेरे भाई बिल्कुल, विशेष सिंह आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप संवेग के संरक्षण का नियम लगा दो, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, अगर आप संवेग के संरक्षण का नियम लगा दो, तो क्या संवेग के संरक्षण के नियम से आप जानते हो टकराने से पहले का संवेग टकराने के बाद के संवेग के बराबर होगा? ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं v निकालना चाहता हूं u के फॉर्मूले में। तो अगर मैं संवेग के संरक्षण का नियम लगा दूं तो कितना होगा? mu प्लस में कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा m इंटू 0 बराबर में कितना हो जाएगा? 2m इंटू में v हो जाएगा। और बेटा अगर 2m इंटू वी हो गया तो मुझे एक बात बताना, 2m इंटू वी हो गया तो mu बराबर हो गया 2mv, m से m काट देंगे तो क्या मुझे पता चलेगा v की वैल्यू कितनी है? u/2 है, मुझे बताओ। और अगर आप v की जगह u डालना चाहते हो तो क्या मैं इसको इसमें डाल दूं? तो मुझे बताना, मैं इसको अगर डाल दूंगा तो क्या m इंटू ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4 बराबर में हो जाएगा fs। 4 का यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा? mu स्क्वायर बराबर 4fs। दिस इज द क्वेश्चन। क्या हुआ रूबी शर्मा? दोबारा पूछ लेना अगर आपको कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का था, इसलिए मैंने आपसे कहा था होमवर्क करके आना। सर जो छोटे वाले माइक आते हैं उन्हें ले लेते हैं, क्योंकि इस वाले माइक से तो आपके सर दुख जाता। कोई बात नहीं यार, पढ़ाने में एक बात हमेशा याद रखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये यार मेरे ऊपर कभी बोझ नहीं थी। ये जो पढ़ाना है ना, ये मेरा इंटरेस्ट की चीज़ है, मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। क्योंकि यार तुम लोग जब तारीफ करते हो तो तुम लोगों की तारीफ के कारण ना मुझे पढ़ाते हुए बहुत अच्छा फील होता है, और इसी कारण मैं चीज़ को इतना अच्छा रख के चलता हूँ, और कोई कारण नहीं है।
और कोई कारण नहीं है। आप इस तो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, पढ़ा सकता हूँ मैं, वैसे भी पढ़ाता ही हूँ 8 बजे से लेकर रात के 9:30 तक तो रोज़ ही पढ़ाता हूँ। तो आप ये मान के चलो, आज तो मेरी खैर क्लास 11 बजे तक है, 11 साढ़े 11 तक है। तो मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है यार। आई होप आपको ये कल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो।